नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, जो कि सोमवार से शनिवार प्रसारित होता है 12 से 1 के बीच में। तो दर्शकों, चलिए आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है और ये अधिक मास है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की तिथि के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो है लाइव फ़ोन इन, और आपको नोट डाउन करने होंगे हमारे नंबर्स, जो कि टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 075526600049, और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800233004। तो ये थे हमारे आज के टेलीफोन नंबर्स, और विषय हम आपको ज़रूर बताएंगे। विषय से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो और कोई सुझाव, वो आप जो हमें जिस पर हमें कॉल करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज क्या तिथि है। ये बहुत ज़रूरी है श्रावण मास में जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं आज की तिथि। तो दर्शकों, आज जैसे कि तारीख है 15 जुलाई 2023 और दिन है शनिवार का। विक्रम संवत 2080 श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आज का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक चीज़ और आज है कि ग्रेगोरी जो कैलेंडर है उसके अनुसार 15 जुलाई को वर्ष 1996 में इसका जो 196वां दिन है आज, और लीप वर्ष में ये 197वां दिन माना जाता है, और साल में अभी तक 169 जो दिन है वो शेष बचे हुए हैं। तो ये भी जो एक ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार जो गणना की जा रही है दिवसों की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस पर भी ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं, और अब बारी आती है कुछ इतिहास के पन्ने पलट लिए जाए। तो चलिए जानते हैं आज का स्वर्णिम इतिहास। तो आज का इतिहास, जैसे कि आज 15 जुलाई है और आज ही के दिन 1999 में चीन द्वारा न्यूट्रॉन बम की क्षमता हासिल करने की जो आज स्वीकृति प्राप्त हुई थी, वो आज ही के दिन स्वीकृत हुआ था। और आज ही के दिन 2000 में CS लियोन में सैन्य कार्रवाई द्वारा भारतीय जो सैनिक थे, जो बंधक बनाए गए थे, उन्हें आज ही के दिन मुक्त किया गया था। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालत द्वारा मौत की सज़ा आज ही के दिन प्राप्त हुई थी। और बात करें 2004 की, तो माओवादियों से वार्ता में नेपाल के प्रधानमंत्री ने विदेशी मध्यस्थता को आज ही के दिन मंजूर किया था। 2005 में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सुनामी राहत सामग्री बंटवारे विषयक सरकार लिट्टे समझौते को निलंबित किया था। 2008 में नेपाल में दोनों जो प्रमुख वामपंथी जो दल थे, उनके बीच में देश के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्तियां तथा नई सरकार के गठन पर आज ही के दिन सहमति बनी थी। और 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास, जो कि बहुत ज़रूरी था जानना। और इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि चंद्रयान 3 का एक सफल जो प्रक्षेपण किया गया है कल, यानी कि दिन दोपहर 2:30 बजे जो किया गया था, मंगलयान जो चंद्रयान 3 जो हमारे यहाँ से श्रीहरिकोटा से चला था, तो वो बहुत ही सफल रहा है। और हमारे जो सभी वैज्ञानिक हैं, इसरो के सभी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बहुत मेहनत से ये तैयार किया था। 615 करोड़ रुपए की लागत से ये रॉकेट तैयार किया गया था, और हमें आशा है कि ये लगभग 1 महीने बाद अपने चंद्रयान का जो अभियान शुरू होगा वहाँ पहुँच जाएगा। हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और सभी इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को हम नमन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश टीम की तरफ से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि विषय की बारी आ गई है, और जानना ज़रूरी है कि आज के कार्यक्रम का विषय क्या है। तो आज के कार्यक्रम का विषय भी बहुत हाँ, और लेकिन उससे पहले जब हम कार्यक्रम शुरू करें, तो क्यों ना हम कुछ सुविचार ले लें जो कि हमारे जीवन को और प्रगतिशील बनाए। तो चलिए जानते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है।
और ये सुविचार हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जीवन में आपकी आशा है, आपको एक उम्मीद है, उसकी किरण बना के रखिए। आप जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। बस जो अपनी उम्मीदें हैं वो थोड़ी कम कीजिए और मेहनत कीजिए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है आज के कार्यक्रम के विषय की। तो चलिए विषय जानते हैं। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस। जी हाँ दर्शकों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस। यानी कि हमारे युवा जो आज पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ कौन कौन से कौशल विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, स्किल किस तरह से हो हमारे बच्चे आज के जो युवा हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और ये विशेष दिन सिर्फ युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है और प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना है वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। किस तरह से कार्य कर रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री GN अग्रवाल जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं दर्शकों, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के महत्व के बारे में हमें बात करनी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रघुवीर गोस्वामी जी, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, व्याख्याता हैं और अभी शासकीय रामानंद संस्कृत महाविद्यालय गुफा मंदिर में पदस्थ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, ये तो था इंट्रोडक्शन, यानी कि हमने परिचय आपका हमारे आज के विशेषज्ञों से करवा दिया है। और आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विचार हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है कि जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, हम जानते हैं हमारे अग्रवाल साहब से। तो सर आप बताएं कि जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं विश्व के सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है जी, तो लिव लव एंड लर्न, प्यार के साथ जियो, सीख कर। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वो इसी बात पर उनकी नींव टिकी हुई है कि उनकी जो जनशक्ति है, मैन पावर है, वो कितना स्किल्ड है, वो कितना काम करके खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अपना इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जितने युवा हैं विश्व में वो स्किल के महत्व को समझें, कौशल के महत्व को समझें और कुछ नया सीखें जो उनके जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण रोल अदा करें। जी, तो अब हमारे एक पहले कॉलर आज के कार्यक्रम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी हैं पन्ना से। सबसे पहले तो सुशील जी, मध्य प्रदेश के कार्यक्रम नमस्कार MP में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी मैडम, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मैडम ये है कि ये कौशल विकास का कार्यक्रम है जी, इसमें ये क्वेश्चन है कि जो टेक्निक कौशल विकास में बच्चों का ना जो बहुत बड़ी समस्या ये है, हाँ जी, इसमें कौशल जैसे प्लेसमेंट करवाते हैं बच्चों का ITI करवाने के बाद जी, तो ना सरकार जिम्मेदार देती है ना कोई सरकारी इसमें वो रहती है कि कौशल के क्षेत्र में बच्चों का रोजगार मिले। इससे क्या है कि इस क्षेत्र में बच्चों का रुझान घटता जा रहा है। और आप देखेंगे कि एक एक शहरों में हजारों की संख्या में आपको ITI वाले रोजगार मिल जाएंगे जी। अब ऊपर से ये चीजें बहुत होती हैं, बस प्रचार किया जाता है, जबरदस्ती प्रवेश कराए जाते हैं और धरातल पर इनकी बहुत बड़ी बेरोजगारी घटी हुई है ITI के क्षेत्र में। जी 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 जी, तो आपने विचार रखा है अपना और वो चाहते हैं कि आप इन्हें कोई सुझाव दें। जी जी, ये धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए होता क्या है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार चाहती हैं कि उनके प्रदेश के, देश के युवा कुछ हुनर हासिल करें। तो होता क्या है कि हम लोग मतलब हमारे जो युवा हैं उनका जो कौशल प्राप्त करने के प्रति जो रुचि रहती है, वो जितने भी संस्थान रहते हैं कौशल प्रदान करने के,
तो वो उस हुनर को या उस कौशल को उतनी तन्मयता से नहीं सीख पाते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो कौशल दे रहा है या वो जो सीख रहे हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसमें गैप रहता है। बिल्कुल। तो इस समस्या को देखकर ही अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है, जी। ताकि ऐसे युवा जो संस्थाओं में उतना हुनर हासिल नहीं कर पाए जी। तो वो उद्योगों में जाकर 1 साल तक वहाँ काम करें उद्योगों के प्रतिष्ठानों के साथ में जी। और अपने हुनर को बढ़ाएं। बिल्कुल। तो इससे ज़रूर जो रोजगार की समस्या बताई है आपने उसको उसमें मतलब सहायता मिलेगी रोजगार प्राप्त करने में और हमारे युवा हुनर और कौशल प्राप्त कर सकेंगे। जी, एक और कॉलर हैं हमारे, बहुत ही जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज सभी के लिए, और अभिषेक जी हैं सीहोर से। अभिषेक जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न करें। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। जी। सर नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था सर अपने कौशल विकास का। जी। सर मैं भी सर अपने एक कौशल विकास योजना चली थी सर 2012-13 में सर, वहाँ से सर हमने भी सर प्रशिक्षण लिया था सर। हल्का सा प्रश्न था कि वो योजना 2016 में बंद कर दी गई, उसके बाद सर क्या ऐसी कोई योजना अपने यहाँ लागू की गई है सर? और वो योजना सर क्यों बंद कर दी गई? कौशल विकास केंद्र हमारे तहसीलों में खोले गए थे सर। ये देखिए अभिषेक जी, ये क्या है कि अभी जो परिवर्तनशील वर्ल्ड है, अभी कार्य के क्षेत्र भी बदल गए हैं, काम करने के क्षेत्र बदल गए हैं, तकनीकी बदल गई है। तो जब अगर आप डायनामिक नहीं रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो उस समय जो कौशल रिक्वायर्ड था, उस समय जो स्किल की ज़रूरत थी, उस समय वो योजना थी कौशल विकास की। उसके बाद में पूरे देश के स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई गई, स्टेट के स्तर पर मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना लाई गई, और उस समय एक कौशल विकास केंद्र में केवल 4 ही कोर्स थे। और इन योजनाओं के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 2000 ऐसे कोर्स और हुनर हैं जो आप सीख सकते हैं। तो इनमें कौशल सीखने के प्रयासों में, रिसोर्सेस में, उसमें एड ऑन किया गया, उसमें वृद्धि की गई। इसलिए जो आउटडेटेड चीज़ें हैं उनको क्लोज किया गया और आगे की नई योजनाएं लाई गई। तो आप देखेंगे कि इससे हमारा जो युवाओं में कौशल प्राप्त करने का जो उत्साह है और जो उनकी संख्या है वो बड़ी है। जी बिल्कुल। तो आशा है अभिषेक जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अब हम चलते हैं, हमारे बीच में रघुवीर गोस्वामी जी हैं जो कि बहुत ही बड़े व्याख्याता हैं। उन्होंने ज्योतिष में भी काफ़ी महारत हासिल की है। आपसे जानना चाहूँगी कि श्रावण मास लग चुका है और जैसा आपने मुझे बताया कि अधिक मास शुरू हुआ है, तो उसके बारे में बताएं कि अधिक मास कब से कब तक है और कितने सोमवार होंगे इस बार, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उपस्थित किया है जी। देखिए, हमारा जो भारतीय कालगणना का क्रम है वो बड़ा ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ सौर मास और चांद्र मास 2 तरह से गणना की जाती है। और सौर मास जो होता है वह 365 दिन का होता है और चंद्रमा की गति पर आधारित जब हम मास की गणना करते हैं तो वो 355 दिन का होता है। तो इस प्रकार से घटते जाते हैं दिन, और 10 दिन एक वर्ष में घट गए और 3 वर्ष में घटते घटते 30 दिन हो गए, और इस प्रकार से वो फिर अधिक मास की संज्ञा उसको दी जाती है चंद्रमा की गति के आधार के कारण, और उसे ही हम लोग अधिक मास, मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस बार यह योग बना है श्रावण मास में। श्रावण मास ऐसा है कि ये जो अधिक मास में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अधिक मास में माह तो 30 दिन का होता है, लेकिन अब अधिक हो गए तो 60 हो गए। तो 60 कैसे, 60 में से 30 कैसे आएंगे? तो 30 ऐसे आएंगे कि दोनों जो माह हुए श्रावण, उसके पहले 15 दिन छोड़ दिए जाएंगे, उसके दूसरे पक्ष के 15 दिन, और जो दूसरा श्रावण होगा उसके पहले पक्ष के 15 दिन, अर्थात यहाँ शुक्ल पक्ष से लेंगे
15 दिन पूर्णिमा तक और फिर अमावस्या प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, इस तरह बीच के जो 30 दिन हैं जी। वो अधिक मास कहलाएंगे, वही मलमास कहलाता है। और इस वर्ष यह 18 जुलाई से लेकर के, अगर जी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जी। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक जी ये अधिक मास श्रावण का हो रहा है। जी और इसमें रहा सवाल सोमवार का, जी तो सोमवार इसमें कुल पूरे श्रावण मास में, दोनों श्रावण मास में मिला करके 7 सोमवार हो रहे हैं। लेकिन अधिक मास की यदि केवल गणना करेंगे जी। तो 3 श्रावण सोमवार इस बार जी हैं। मुझे ये बताइए कि जो अधिक मास में जो श्रावण सोमवार होते हैं उसका कुछ अलग महत्व माना जाता है या कुछ उसमें विशेष पूजा अर्चना की जाती है शिव जी की? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा उत्पन्न की है। जी देखिए क्या है, वैसे तो श्रावण मास हमेशा ही अच्छा रहता है, जी और जब अधिक मास हो जाए तो फिर अधिकस्य अधिकम फलम, हमारे यहाँ शास्त्रों का निर्देश है कि अधिक मास में भक्ति, उपासना, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होने से व्यक्ति को अधिक फल की प्राप्ति होती है। जी तो रहा सवाल श्रावण का, तो श्रावण मास आता है बरसात के समय में, जी और बरसात में हरितिमा, हरियाली खूब छा जाती है, जी नए नए पेड़ पौधे सब विकसित होते हैं, शाखाएं फूटती हैं, और वस्तुतः ये पर्यावरण को संरक्षित करने का त्योहार होता है जी। श्रावण का। और देखिए हमारे जो शिव हैं वो भी प्रकृति के देवता हैं, जी हिमालय पर उनका निवास है, जी और पार्वती पर्वत की पुत्री है, हिमालय पर्वत की। तो ये प्रकृति के संरक्षण का उपदेश इसमें दिया गया है, पर्यावरण को संरक्षित करने का। जी। और इसमें जो वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, विशेष करके बेल पत्र का, पीपल का। पीपल एक ऐसा वृक्ष जी। है जो हमेशा प्राणवायु देता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थो हम वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, अश्वत्थ अर्थात पीपल हूँ। तो इस प्रकार तुलसी का पौधा लगाने का भी निर्देश है शास्त्रों में। ये क्यों है? ये वैज्ञानिक है, हमारे ऋषियों का चिंतन बड़ा वैज्ञानिक था। बिल्कुल, और आज के दिन का विशेष महत्व है, और पूरा जो श्रावण मास है उसका पूरा बहुत महत्व है। जैसे कि आज भी श्रावण का ही दिन है, बिल्कुल। तो हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शिव की आराधना कीजिए और अपनी जो कुंडलिनी जो शक्तियां हैं उन्हें जागृत करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप अपने शिव की आराधना में जुड़ जाइए और उनसे जुड़े रहिए, हमेशा बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे साथ GN अग्रवाल जी हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं। आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। सर, अब आप मुझे जो बता रहे हैं कि जो कौशल विकास है जो काम कर रहा है विश्व युवा कौशल दिवस, इस बार उसकी क्या थीम रखी गई है 2023 में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। इस बार जो विश्व युवा कौशल दिवस की थीम रखी गई है, जी ट्रेनिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ। जी देखिए, कौशल को संपादित करने के लिए, युवाओं में कौशल देने के लिए जी मास्टर ट्रेनर, जो ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, बिल्कुल। उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस विश्व युवा कौशल दिवस पर यही थीम रखी गई है। बिल्कुल सही है सर। और इसके जो मनाने की शुरुआत है, जैसे कि आज 15 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई मनाने की, तो इसकी जो आज शुरुआत हुई वो कैसी हुई, क्या योजना ली गई थी कि आज के दिन से हम शुरुआत करेंगे? जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जी आज ही के दिन 15 जुलाई 2014 को जी ये निर्णय लिया गया कि विश्व के युवाओं में कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के जी। लिए। सर, मैं आपको प्रश्न को बीच में रोकना चाहूँगी, हम आगे बात करेंगे। आदर्श जी हैं देवास से। जी आदर्श जी हैं देवास से। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न करें। आदर्श जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, प्रश्न करें। जी सर, मैं आगे एक ITI का डिप्लोमा, ये ITI का कोर्स करना चाहता हूँ 1 साल का। जी तो जो पहले ये ITI का लिथोस्टेट ट्रेड में ITI का होता था कोर्स। हेलो, जी हाँ बताइए आदर्श जी। जी, तो वो कोर्स सर अभी ऑप्शन आ नहीं रहा है इनके ऑनलाइन में, उससे वो कह रहे हैं कि अभी रोक लगा दी गई है उस कोर्स पर, ITI में लिथोस्टेट ट्रेड पर। हाँ, तो ऐसा है आदर्श जी कि जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है,
तो जो प्रिंटिंग के भी कोर्स थे उनको भी अपग्रेड कर दिया गया है। आजकल तो स्क्रीन प्रिंटिंग आ गई है, उसके बाद 3D प्रिंटिंग आ गई है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो जो कोर्स सिखाए जाते हैं ITI में उनको भी अपग्रेड कर दिया जाता है। इसलिए वो कोर्स अभी प्रदर्शित नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये वाली जो स्किल है वो किसी भी बिजनेस हाउस में या प्रिंटिंग जो प्रिंटर्स हैं वहाँ पे यूज़ नहीं होती हैं। जी जी, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आशा है हमें। आगे बढ़ते, जैसे सर आप बता ही रहे थे कि 15 जुलाई से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस, उसके बारे में बता रहे थे आप। जी जी, तो 15 जुलाई 2014 को यूनाइटेड नेशंस में ये निर्णय लिया गया कि पूरे विश्व में जागरूकता, मतलब युवाओं में कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाए। इसीलिए ये हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम बार ये 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। और जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो हम देखते हैं कि एक उसका प्रचार प्रसार होता है, लोगों में एक जिज्ञासा होती है आज कौन सा दिवस है। तो केवल कौशल को बढ़ावा देने के लिए और स्किल को एस्पिरेशनल बनाने के लिए ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। जी, तो ये आपने इसके महत्व के बारे में बताया दर्शकों। और अब ये जानना ज़रूरी है सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, तो जब प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस था 15 जुलाई 2015 को जी, तभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश भारत देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। और यह योजना का उद्देश्य यह था कि हमारे जो युवा हैं जो किन्हीं कारणों से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर स्टेज के बाद में ड्रॉप आउट होता है, 8th के बाद में, 10th के बाद में, 12th के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो युवा क्या करें। तो इसी उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी कि जो युवा आगे अपनी पढ़ाई निरंतर नहीं रख पा रहे हैं वो कोई ना कोई हुनर सीख लें, कोई कौशल सीख लें और अपने परिवार का और इस प्रदेश का, उसकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी करें, अपने परिवार को चलाएं, उनकी कुछ आर्थिक अर्निंग हो। इसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। सर इसके बाद एक और बात जानना चाहती हूँ, मेंटरशिप जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेंटरशिप प्रोग्राम का अर्थ यही है कि कोई आपको गाइड करने वाला हो। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी अभी विश्व में विकसित देश हैं वो विकसित इसलिए हैं कि वहाँ पे जो कुशल जनशक्ति है उसका परसेंटेज बहुत अधिक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी ये परसेंटेज बहुत कम है। तो कुशल युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए और देश के युवाओं को अधिक से अधिक कुशल बनाने के लिए कई तरह के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो इन स्कीम्स के माध्यम से इंस्टीट्यूशनल प्रशिक्षण दिया जाता है, किंतु वो प्रशिक्षण इतना काफ़ी नहीं होता है कि उनको उद्योगों में, प्रतिष्ठानों में रोजगार मिले। तो अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। और वो उसका उद्देश्य यही है कि हमारे युवा जिन्होंने वो जो कम से कम 12वीं पास हों या ITI हों और उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में, उसके बाद वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ जाएं और वो इस्टेब्लिशमेंट उनकी मेंटरशिप करें, उनको 1 साल तक काम सिखाएं ताकि वो काम रोजगार प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवाओं का पढ़ा लिखा होने के साथ साथ स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। कौशल जो है उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर हम टेक्निकल की बात करें, डिजिटल की बात करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको आज आपकी डिग्री जो आपका ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री है उसके साथ साथ आपको कुछ अलग स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सर ने बताया कि उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। जी,
एक कॉलर है हमारे, अजय जी हैं देवास से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद मैम। प्रश्न करें आप। जी मैम, मेरा ये प्रश्न था मैम कि जो ITI होता है प्रिंटिंग में, जी अपने मध्य प्रदेश में 2 जगह है अपना मेरी अपने कैटेगरी 1 की कंपनी, जी बेंगलोर से देवास और होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल, जिसे भी नर्मदापुरम कहा गया है वहाँ पर। तो मैम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रिंटिंग में ITI की रिक्वायरमेंट होती है, लिथो ऑफसेट में होती है, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर में। जी और मैं हमारे MP में केवल एक ही जगह भी ITI होगा प्रिंटिंग में, वो है अपना भोपाल, जी गोविंदपुरा ITI, सरकारी ITI। तो मैं वहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, और जो अपना पीपुल्स ITI का जो करवाया था मैम, इस बार वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, वो आगे से बंद हो गया हमारा सीट वैकेंट होने के बाद भी वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा बच्चों को। जी तो इसके लिए क्या किया जाए? जी धन्यवाद अजय जी। देखिए, जब कोई भी सरकार कोई पाठ्यक्रम प्रारंभ करती है तो उनका ये सोच होता है कि वो ऐसा पाठ्यक्रम या कोर्स प्रारंभ करें जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके युवा अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों में और रोजगार प्राप्त कर सकें। तो चूंकि अब जैसा आपने बताया कि होशंगाबाद और देवास में अभी ये लिथो ऑफसेट यूज़ हो रहा है, किंतु आप देखेंगे कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं और जितने भी प्रतिष्ठान हैं इससे रिलेटेड, वहाँ पर सभी जगह अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो यह उद्देश्य रहता है सरकार का कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त युवा रोजगार प्राप्त कर सकें। जी बिल्कुल। आप आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अब मैं चलती हूँ, हमारे साथ हैं पंडित रघुवीर गोस्वामी जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। तो सर, मुझे ये बताइए कि जो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बात करें तो श्रावण मास के महत्व का क्या योगदान है, मतलब किस तरह से राशियों के साथ हम इसको देख सकते हैं? बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने उत्पन्न की है। देखिए, ज्योतिष भी पूरा वैज्ञानिक है और पूरे कालगणना और खगोल को लेकर के चलता है। तो श्रावण मास का संबंध शिवाराधन से है, प्रकृति और पर्यावरण से तो है ही है, साथ ही चूंकि अधिक मास है तो अधिक मास विशेष करके विष्णु की आराधना के लिए ग्रंथों में बतलाया गया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रावण मास में केवल शिव आराधन ही करें, विष्णु की आराधना भी कर सकते हैं। और रहा सवाल राशि के अनुसार, तो सबसे बढ़िया जो समय है श्रावण का वो सिंह राशि, कर्क राशि के लिए भी थोड़ा यद्यपि उथल पुथल वाला समय आने वाला है, तथापि ये लोग और तुला राशि के, विशेष करके मेष राशि के, इनके लिए बहुत अभ्युदय कारक समय श्रावण माह का रहेगा। और साथ ही साथ इसमें गणेश जी को सबसे पहले, देखिए अपने यहाँ कोई भी पूजन हो सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश को ही याद किया जाता है, उन्हीं का पूजन किया जाता है। गणेश जी के बारे में कहा जाता है ऐश्वर्य वाचकः गश्च णश्च निर्वाण वाचकः तत्स्वरूपम तयोरीशम गणेशम प्रणमाम्यहम्। कहा गया है कि इसमें जो पहला गा है वो ऐश्वर्य का वाचक है और णा निर्वाण अर्थात मोक्ष का। आपके दुख दारिद्र्य विघ्न जो हैं इनसे आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा जो ईश है, स्वामी है हम सबका, वो गणेश है। तो इसीलिए उनको विघ्न विनाशक कहा गया है। ऐसे गणेश का पूजन करते हुए जब हम विभिन्न राशियां, यद्यपि देखिए 12 राशियों में सारा विश्व बटा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो एक मेष राशि वाले को तकलीफ हो गई है वो पूरे विश्व के मेष राशि वालों को तकलीफ हो। वो देखा जाता है घटी पल विपल, इस तरह से जो जिसका जन्म होता है तदनुरूप यदि जन्म पत्री बनती है तो उसका फल मिलता है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मोटा मोटा जो ये गणित किया गया है उसमें श्रावण मास सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि और कर्क राशि के लिए विशेष फलदायक होगा। और साथ ही शिवाराधन करते समय इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शिवाराधन 2 तरह से करते हैं, एक तो पार्थिव, ये श्रावण मास में ही पार्थिव अर्थात
मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया, वहीं पर दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक किया, पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाया, दूर्वा चढ़ाई। इतना जरूर ध्यान रखना कि शिव को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी पत्र समर्पित नहीं किया जाता है जी। और समर्पित करने के बाद में गंगा जल से श्रृंगी से वेद मंत्रों के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी है उसका पाठ करते हुए और शिव आराधन करके और उस पार्थिव शिवलिंग को कहीं पवित्र नदी में, नर्मदा में या गंगा में विसर्जित अथवा तालाब में विसर्जित करते हैं। साथ ही ये पार्थिव शिवलिंग की उपासना करने के पश्चात जो अपनी पाषाण शिवलिंग होता है, उसकी मूर्ति होती है, उसका भी पूजन करने का विशेष विधान बतलाया गया है। महत्व विशेष है। और जैसे कि आपने बताया कि पार्थिव जो शिवलिंग है उनका भी विशेष महत्व है। श्रावण के मास में अगर आप वो बनाते हैं और पूजन करते हैं, तो ये बात हुई हमारे श्रावण मास के महत्व के बारे में। अब लेकिन समय हो चला है कि हम कुछ आपको जो जैसा बारिश का मौसम चल ही रहा है, कुछ हरियाली का जो वातावरण है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आपको विशेषकर अगर घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो हम आपको एक बहुत अच्छा सा सजेशन देते हैं, आप जाएं पचमढ़ी की वादियों में। बहुत ही सुंदर और सुरम्य वातावरण आपको वहाँ देखने मिलेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ झलकियाँ। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहाँ से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियाँ आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियाँ सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती हैं तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहाँ से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाण कालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है। समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है,
जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो देखा दर्शकों, आपने बहुत ही जो महत्वपूर्ण आज का जो पर्यटन था वो था खास बहुत, क्योंकि हमने देखा कि जो पचमढ़ी की वादियां हैं और उनके वहाँ के जो झरने हैं वो एक बहुत ही सुरम्य वातावरण, एक प्राकृतिक वातावरण आपको देखने को मिला होगा। अगर आपकी कुछ छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर अपना जो समय है व्यतीत कीजिए। कहीं ना कहीं आप प्रकृति की गोद में निवास करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये तो थी पर्यटन की बात। अब आप वापस आते हैं हमारे आज के विशेष विषय पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल विकास दिवस मनाया जा रहा है आज, और इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं JN अग्रवाल जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं। तो आपसे जैसे चर्चा हो रही थी सर, कि हम बात कर रहे थे कि आपने भी बताया था सर, मेंटरशिप एक प्रोग्राम चलाया जाता है, उसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी अभी लॉन्च की गई है। उसका क्या महत्व है और उसमें उस योजना का लाभ किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारे प्रदेश में 3 तरह के युवा हैं। एक तो वो जो अपनी मतलब किसी न किसी समस्या की वजह से अपना जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए जी। दूसरे वो हैं जो अपना एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और तीसरे वो हैं जो एजुकेशन प्राप्त करके और अपना रोजगार कर रहे हैं या स्वयं का कोई कार्य कर रहे हैं जी। तो यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा को लगातार नहीं रख पाए हैं जी। और इस योजना के तहत ऐसे युवा जी। जो 18 से और 29 वर्ष के बीच की आयु के हैं जी। और जो कम से कम 12वीं पास हैं, उन युवाओं को एक इस योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जी। उसका नाम है MMSKY जी। और उस पोर्टल पर युवा अपना पंजीकरण कर सकते हैं जी। और उस पंजीकरण के लिए जो उन्हें जो रिक्वायरमेंट होती है जी। वो आधार कार्ड की होती है, अपनी इसकी समग्र जो आईडी है, समग्र आईडी अगर उन्होंने फिल कर दी तो सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे उनकी आ जाती है। और इसी पोर्टल पर ऐसे प्रतिष्ठान जो अपने यहाँ इन युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे जी, बिल्कुल 1 साल के लिए, वो भी अपने आप को इसमें पंजीकृत कर रहे हैं इसी पोर्टल पर। तो जब प्रतिष्ठानों ने पंजीकृत अपने आप को किया, युवाओं ने किया, अब फिर इसका एक मार्केट प्लेस अभी बन रहा है, कुछ 2-3 दिन में वो तैयार हो जाएगा। उस मार्केट प्लेस के थ्रू युवा ये देख सकते हैं कि उन्हें जो जिन प्रतिष्ठानों में कार्य सीखना है जी। और जो उनकी योग्यता है 12वीं, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, उसके आधार पर कहाँ पर स्थान निर्धारित हुए हैं या प्रतिष्ठानों ने अपने स्थान बताए हैं कि हम इस तरह के युवाओं को इस प्रशिक्षण में हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे। तो जब ये निर्मित हो जाएगा उसके बाद युवा प्रतिष्ठानों का चयन कर सकेंगे और प्रतिष्ठान जैसे मान लो किसी प्रतिष्ठान ने 10 अपनी वैकेंसी उसमें क्रिएट की और 100 युवाओं ने वहाँ पे आवेदन किया तो प्रतिष्ठान के को ये लिबर्टी रहेगी कि वो कौन से 10 युवाओं को उसमें चयनित करें, चाहे वो उनका जो बायोडेटा है वो देख कर करें या उनका इंटरव्यू लेकर करें। तो इस तरह से जब वो उनको सिलेक्ट कर लेंगे प्रतिष्ठान और युवा अपनी सहमति दे देंगे तो फिर एक युवा प्रतिष्ठान और शासन के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा कि वो युवा उस प्रतिष्ठान में 1 साल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है और नेक्स्ट डे से वो उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब युवा उस प्रतिष्ठान में कार्य सीखेंगे तब उन्हें प्रति माह मानदेय भी प्राप्त होगा जी। और ये मानदेय 8,000 से 10,000 है कि जो युवा 12वीं पास हैं जी। और उनको 8,000 रुपये प्राप्त होंगे, जो ITI पास है उनको 8,500, जो डिप्लोमा है उनको 9,000 और जो डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको 10,000, डिग्री होल्डर या उससे उच्च।
तो इस तरह से सीख भी रहे हैं और वो अपने लिए कुछ कमाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो योजना है वो बहुत ही बढ़िया उन सभी युवाओं के लिए है जो कि कुछ आगे बढ़ने के लिए स्किल सीखना चाहते हैं और कुछ जो अपनी डिग्री है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा एक जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जो सीखो कमाओ योजना बनाई गई है उसका आप सभी को लाभ लेना चाहिए। और इसमें जो मानदेय राशि है 8,000 से 10,000 के बीच में श्रेणीबद्ध की गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए काम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, हमारे जो पंडित जी हैं हमारे साथ गोस्वामी जी, उनसे बात कर रही थी कि जैसा कि हिंदू जो माह होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो उनका नामांकन का क्या आधार होता है, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने प्रस्तुत की है जी। और ये हम सबको, भारतीयों को, हमारे युवकों को, सारे हिंदू समाज को यह जानना आवश्यक है जी। कि हमारे जो भारतीय माह हैं जी। जिनको हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इत्यादि नामों से जानते हैं, तो इनके पीछे कारण क्या है? तो इनके नामकरण का आधार है हमारी ज्योतिष की कालगणना, और कालगणना से तात्पर्य है नक्षत्र। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, यद्यपि सारे नक्षत्रों को माह के अनुसार नहीं है, लेकिन कतिपय नक्षत्रों का चयन किया गया है। जैसे चित्रा नाम का नक्षत्र है तो उसके आधार पर चैत्र नाम का माह हो गया, विशाखा नाम का नक्षत्र है तो उसके नाम पर वैशाख हो गया, ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र है तो उसके आधार पर ज्येष्ठ हो गया, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा तो आषाढ़ हो गया, पूर्वा भाद्रपद, तो इस प्रकार से भाद्रपद, भादों का, इस प्रकार से यह क्रम चलता है माह का। और माह विशेष करके अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये श्रावण मास के आध्यात्मिक महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रावण मास में सबसे बड़ा जो कार्य करते हैं हमारे पुरोहित वर्ग, जो हमारे लिए आध्यात्मिक उपदेशक भी एक प्रकार से होते हैं, ऐसा समूचा शास्त्रों का अध्येता जो ब्राह्मण वर्ग है, वो श्रावणी उपाकर्म का इसमें बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन का दिन जो होता है वो हमारी बहनों के लिए बड़ा त्योहार है। इसी प्रकार से रक्षाबंधन की पूर्णिमा का जो दिन होता है वो ब्राह्मणों के लिए श्रावणी उपाकर्म करने का बड़ा महत्व है। उस दिन क्या करते हैं ब्राह्मण समूह, शास्त्रों का अध्येता किसी पवित्र जलाशय में, नदिया में, गंगा में, नर्मदा में जाता है, जनेऊ बदलता है, मुंडन करता है और पंचविध स्नान, 10 विध स्नान करते हैं, बल्कि मिट्टी से, गोमूत्र से, गोबर से इत्यादि से, पंचामृत से, इस प्रकार पंचगव्य से, कुशाओं के द्वारा, तिल के द्वारा, जौ के द्वारा, एक प्रकार का आत्मशोधन का समय होता है ये संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग के लिए। बिल्कुल, बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपने हमें बात बताई कि ये जो समय है श्रावण मास का, जो अधिक मास शुरू हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए रहता है। इसमें एक विशेष उपासना का अलग ही महत्व है, उस पर आपको ध्यान रखना है और अपने जो ज्योतिष से संबंधित आपके कोई भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप इस विषय में और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। और हमारे साथ अभी कॉलर हैं विक्रम जी हैं देवास से, जो कि अग्रवाल सर से प्रश्न करना चाहते हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न करें। हाँ सर जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं विक्रम बात कर रहा था देवास से। सर वो ITI में जो नया एडमिशन हो रहे उसमें प्रिंटिंग का जो ITI है, प्रिंटिंग और प्लेट मेकिंग का, उसमें एडमिशन में दिक्कतें आ रही है। तो वो पीपुल्स ITI में वो जो कोर्स था वो चॉइस फिलिंग में ITI दिखा नहीं पा रहे। जी, ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका? जी सर, थोड़ा ब्रीफ कर दें आप। हाँ विक्रम जी, ऐसा है कि ये जो ITI में जो प्रवेश होता है वो मेरिट के बेसिस पे होता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्रिंटिंग का जो लिथो ऑफसेट का जो ट्रेड है वो सभी ITI में नहीं, बहुत कम ITI में है, जैसा कि आपने भी बताया था कि केवल भोपाल में है। तो वो चूँकि बहुत कम सीट्स हैं और आवेदक ज़्यादा होते हैं, तो मेरिट के कारण हो सकता है कि वहाँ पे वो सीट्स फुल हो गई हों और उसमें वो दिखाया ना जा रहा हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा विक्रम जी कि आप अपना फोकस जो वाइड जो रोजगार की संभावना है
दूसरी जगह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, तो ऐसे कोर्सेज पर अगर आप चयन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल सही है। और भी फोकस करें। और जैसा कि इसी के आधार पे मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि जो कुछ प्रमुख कौशल जो बहुत अच्छे हों और युवा उसमें अपने कार्य बढ़ा सकते हों और कुछ ऐसा सफल हो सके, ऐसा कुछ और कोर्सेज हैं जो स्किल को बढ़ाने में काम आए? जी, आजकल जैसे आप सभी देख रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैकाट्रॉनिक्स, उसके अलावा सोलर से रिलेटेड कोर्सेज, जी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो जितने भी कोर्सेज हैं जी जिनमें रोजगार की ज़्यादा संभावना है वो सभी जगह उपलब्ध हैं। खास करके जो हमारे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये ऐसे कोर्स हैं कि सभी इंडस्ट्री में ये लगते हैं, बिल्कुल। तो इनमें रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो डिविजनल लेवल की 10 ITI हैं उनको अपग्रेड किया है जी और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इनमें बिल्कुल लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ होती जी। हैं कौशल प्राप्त करने के लिए वो सभी उपलब्ध कराई है। और भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क तैयार किया जा रहा है। जी संभवतः इसी वर्ष उसमें प्रवेश भी प्रारंभ हो जाएंगे। जी और इस ग्लोबल स्किल पार्क को जो ग्लोबल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सिंगापुर में एक पार्क है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ गए थे जी सिंगापुर में ITEES में, जी तो उसी की तर्ज पर जी वो उसमें जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं और जिस लेटेस्ट पेडागोजी से वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स में, वो ही यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। जी और ये प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, प्रदेश के युवाओं के लिए। जी इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया है कि वो जिस तरह भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क तैयार किया जा रहा है, उसी तरह प्रदेश के और 4 शहरों में ये तैयार किया जाएगा। जी उसमें ग्वालियर है, रीवा है, सागर है, जबलपुर है। जी तो प्रदेश के युवाओं को कौशल प्राप्त करने के लिए किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं जी होगी। मतलब एक और जो पार्क बनाने का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को जगह जगहों पर मतलब स्किल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है अभी, जैसा आपने बताया। अब मैं सर के पास हमारे जो पंडित जी हैं गोस्वामी जी, उनसे पूछना चाहूँगी कि जो श्रावण मास का जो महत्व है वो सभी राशियों के लिए जैसे आपने बताया कि अलग अलग है। अब जो एक हम शिव की आराधना जो इस समय करते हैं, आपने बताया कि विष्णु भगवान की अधिक मास में विशेष आराधना की जाती है, लेकिन श्रावण मास में शिव जी की आराधना भी ज़रूरी है और करना ही चाहिए। तो किस तरह से हम किन किन चीज़ों का जो है चीज़ों को लेकर अभिषेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा, ये जानना भी आवश्यक है। जी किसी भी देव विग्रह पर ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु उठाई और कोई भी चढ़ा दी। जी 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 तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, शिवाराधन करते समय तो दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शर्करा और ये तो चढ़ाए, इससे स्नान कराते हैं। बेलपत्र है, धतूरा है, अकौआ के फूल हैं। देखिए, शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब ही है, अर्थ ही होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। वो 2 बेलपत्र चढ़ा दिए तो प्रसन्न हो जाते। और जैसे कि आजकल एक हमारे पंडित जी कहते हैं, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो वस्तुतः देखा जाए तो शिव तो ऐसे ही देवता हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, है ना। दूबा चढ़ा दिया, रक्षा सूत्र चढ़ा दिया, गुलाल चढ़ा दिया, अबीर चढ़ा दिया, इस प्रकार से चढ़ाते हुए उनका पूजन किया, चंदन लगाया, भांग चढ़ा दिया। शिव को भांग बड़ी प्रिय है। भांग एक औषधि के रूप में है, इसलिए देखिए हर चीज का महत्व है। इसका अर्थ ये नहीं है, लोग कहने लगते हैं कि शिव जी ने भांग पी है तो हम भी पी लें। भाई, शिव जी ने तो जहर भी पिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, देवताओं के जो भी कार्य हैं उनसे शिक्षा लेना है, उनका आचरण नहीं करना है। अब रहा सवाल विष्णु का, तो भगवान विष्णु की आराधना अधिक मास में इसलिए अधिक फलदायी होती है कि ये विष्णु का ही है। विष्णु शयन करते हैं इस समय, और इस समय भागवत कथा का आयोजन, और शिव जी के लिए शिव पुराण का आयोजन, और सत्यनारायण की कथा,
अन्य तरह के जो प्रवचन हैं, साधु संगति करना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए शिवाराधन से विष्णु से, विष्णु क्या है, पालन करता है, सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। जब हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, वर्षा अच्छी होगी, तभी फसलें आएंगी और तभी सारा जगत अच्छे से अपने खाद्य पदार्थों का संचय कर सकेगा, उनका उत्पादन कर सकेगा, तभी पालन पोषण होगा। तो ये तात्पर्य है। साथ ही शिव पूजा से, शिवोपासना से तंत्र क्रियाएं जो कोई करता है वो असफल होती हैं। व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर तंत्र का प्रयोग करता है, जादू टोना का प्रयोग करता है, वो असफल सिद्ध हो जाते हैं। और दूसरा, शिव उसको विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं, अर्थात अहित कभी किसी का सोचना ही नहीं चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और इस समय में बता देना चाहता हूँ, चूंकि श्रावण माह 2 हुए हैं और इस बार प्रारंभ से लेकर के अंत तक 9 मंगलवार पड़ रहे हैं। इसमें मंगला गौरी का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बतलाया गया शास्त्रों में, विशेष करके पूर्वोत्तर प्रदेश में, बनारस तरफ, गोरखपुर तरफ इसका बहुत अधिक प्रचलन है। हमारे यहाँ भी करना चाहिए। और सौभाग्यवती स्त्रियां मंगला गौरी का पूजन करती हैं। काशी विश्वनाथ के यहाँ मंगला गौरी की उपासना की जाती है, तो मंगला गौरी की उपासना भी करना चाहिए। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या इस बार है, तो सोमवती अमावस्या में भी जाकर के पवित्र नदियों में, सरोवरों में, गंगा में, यमुना में, नर्मदा जी में स्नान करते हैं और विविध तरह का ब्राह्मणों को, साधु संतों को, विद्वानों को, जरूरतमंदों के लिए उनकी आवश्यक सामग्री का दान भी करने का महत्व हमारे यहाँ बतलाया गया है। और इस प्रकार से संपूर्ण श्रावण में एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो, प्रचार हो, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो, और होती भी है। शिवोपासना का प्रत्यक्ष फल यही है, मन प्रसन्न होता है, शांत चित्त व्यक्ति हो जाता है, रोग दोग सब उसके दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, देखिए मृत्युंजय है महादेव, क्या है, मृत्यु को जीतने वाला। इसलिए उनकी उपासना में कहा गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबक अर्थात 3 जिनके नेत्र हैं, ऐसे शिव जी का हम आराधन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। काहे के लिए, जो हमारे लिए जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए, मृत्यु जैसा, जिससे ऐसा कोई भयंकर रोग आ जाए जिससे मृत्यु की प्राप्ति हो, तो वह मृत्यु भी दूर हो जाए। कैसे, एक उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है, जैसे खरबूजा अपने आप बेल को छोड़ देता है, इसी प्रकार से इस प्राणी को मृत्यु भी त्याग करके चली जाए। बिल्कुल। और शिव की आराधना का एक विशेष महत्व ये है कि आप सभी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं अगर आप शिव की शरण में चले जाते हैं। अब एक सीमित शब्दों में आप अपने जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, श्रावण मास के महत्व के बारे में, अधिक मास के महत्व के बारे में एक संदेश दें जो आपके जो दर्शक आपको सुन रहे हैं। सबसे बड़ा श्रावण मास का संदेश और शिवोपासना का संदेश तो यही है कि व्यक्ति को निरंतर कल्याण कार्यों में लगे रहना चाहिए, प्रकृति और पर्यावरण का निरंतर संरक्षण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। एक वृक्ष लगाने का भी बड़ा महत्व है, 10 पुत्रों से भी अधिक बढ़ करके उसका फल होता है। विशेष करके वेल्व पत्र, वेल का वृक्ष रोपण करना चाहिए, अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष का रोपण करना चाहिए, बरगद के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। वैसे तो सारे समी का एक और महत्व है, समी जो है सारी दुष्ट विघ्न बाधाओं, दुष्ट शक्तियों का समन करता है, सारे विघ्नों को शांत करता है। इसीलिए समी का बहुत महत्व बतलाया गया। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करने का संदेश, सद्भावना का संदेश श्रावण का मास हम सबको, समाज को देता है। बिल्कुल। और जो वृक्ष लगाने की आपने बात कही, उसको आप अपने जीवन में उतारिए और वृक्षों को लगाइए, पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में मैं चाहती हूं कि हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर सर हैं GN अग्रवाल जी, जो कि संक्षेप में अपना एक संदेश हमारे सभी दर्शकों को देंगे। जी सर। जी, विश्व युवा कौशल दिवस पर मैं हमारे प्रदेश के और देश के सभी युवाओं को बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारे देश में बेरोजगारी है और हमें उनको, हमारे युवाओं की जो शक्ति है उसको रोजगार हमारी एक ताकत बनाना है जी। तो उसके लिए मूल मंत्र है स्किल डेवलपमेंट।
होता ये है कि आज हमारा युवा 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट होके जब किसी इंडस्ट्री या प्रतिष्ठान में जाता है तो प्रतिष्ठान या इंडस्ट्री वाले उससे पूछते हैं तुम्हें आता क्या है। जी। वो अपनी क्वालिफिकेशन बताता है, मैं 8वीं पास हूँ, 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ। फिर वो पूछता है आपको आता क्या है। जी। तो आता क्या है का जवाब देने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे अब अभी हमने जो कोविड महामारी देखी तो उसमें कई तरह के सारे बिजनेस बदल गए हैं, मार्केट बदल गए हैं, कार्य करने के तरीके बदल गए हैं, नौकरी के तरीके बदल गए हैं। तो सभी युवा को अपने साथ कोई ना कोई कौशल सीखें और ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर वो एक से अधिक कौशल सीख लें। बिल्कुल ज़रूरी है, कौशल आपको सीखना है, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, आज हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर और चर्चा की श्रावण मास के, अधिक मास के महत्व के बारे में। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए और हम अभी आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।